गुड मॉर्निंग डियर क्लास। तो जैसा कि आज हमारा हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स का ही। एडजेक्टिव्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी भी नाउन, प्रोनाउंस, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो आज हम एडजेक्टिव्स को राइट टाइप से कैसे यूज़ करेंगे तो वो हम देखते हैं। जैसे वैसे टाइप्स आपने देखे थे कल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और भी बहुत सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अब हम इनका करेक्ट यूज़ जो वर्ड्स के थ्रू होगा वो हम कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको और इजीली अच्छे से समझ पाते हैं। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। हमारा जो वर्ड है वो है सम एंड एनी। तो सम और एनी वर्ड है वो किन कंडीशंस में यूज़ होता है तो वो हम इनके थ्रू बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम किस टाइप से यूज़ करते हैं तो वो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सम एंड एनी। बोथ द एडजेक्टिव्स में बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि इस लाइन के थ्रू हमको ये समझ में आ रहा है कि सम एंड एनी दोनों ही वर्ड्स हमको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। क्वांटिटी मीन्स किसी भी चीज़ की मात्रा, तो उस हिसाब से ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सम एंड एनी हम यूज़ करते हैं। Some is always used in affirmative sentences while any is used in negative sentences। देखिए सम जो यूज़ होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं तो उसमें हम जब यूज़ करेंगे तो वो सम होगा, और एनी वर्ड है वो यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर करेंगे जिसमें डिड नॉट, डू नॉट, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस में देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। तो ये सारे सेंटेंसेस के टाइप होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दे रखे हैं कि जो सम वर्ड है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और जो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा वो होगा एनी। अब देखिए इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। फेच मी सम वाटर। देखिए एज हमने पहले जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में हमने सम यूज़ किया है। और जो सेकंड वाला एग्जांपल वो भी हम देख लेते हैं। यू हैव नॉट रीड एनी बुक टुडे। तो देखिए यहाँ पर नॉट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हमने एनी का यूज़ किया है। सो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सम यूज़ करेंगे जबकि हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एनी वर्ड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं Some and any are also used in interrogative sentences। अब ये अफर्मेटिव में हमने देख लिया सम, नेगेटिव में देख लिया हमने एनी, बट सम और एनी ये दोनों ही वर्ड्स हमें सेम एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं। जैसे हैज़ ही एनी वर्क टू डू, हैज़ यू सम एप्पल्स इन अ बैग। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि सम और एनी वर्ड को हम किस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, मच एंड मैनी। मच डेनोट्स क्वांटिटी वाइल मैनी डेनोट्स नंबर। मच मीन्स कितना ज़्यादा, है ना, क्वांटिटी शो करेगा, और मैनी जो वर्ड है वो हमारा एग्जैक्ट जो नंबर है वो शो करेगा। यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि मच वर्ड शो करता है क्वांटिटी को जबकि मैनी जो वर्ड है वो शो करता है एग्जैक्टली उस नंबर को शो करता है। जैसा कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। आई हैव मच वर्क टू डू। इसमें एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं दे रखा है, हमें कुछ क्लियर नहीं है तो इसमें हमने ये मच वर्ड यूज़ हुआ है। जबकि मैनी बॉयज़ आर आउट ऑफ प्ले, इसमें मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईच एवरी। Each individualized things or person while every takes things more as a group। कि each word किसी भी पर पर्सन के लिए यूज़ होता है जबकि every किसी पूरे ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे each boy was given a prize, है ना, each boy को प्राइज़ मिल रहा है। अब यहाँ सेकंड वाला देखिए every देख लेते हैं। every man is मॉर्टल, यानी कि प्रत्येक पूरे ग्रुप की बात की हुई यहाँ पर, एक हर एवरी ईच बॉय हर बच्चे की बात हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। अब देखते हैं ईच इज़ यूज्ड फॉर 2 और मोर थिंग्स। ईच वर्ड किसके लिए यूज़ होगा, 2 और मोर देन 2, एंड व्हेन द नंबर इज़ लिमिटेड एंड डेफिनेट फॉर
कि जहाँ पर नंबर लिमिटेड और डेफिनेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईच गर्ल हैज़ अ साड़ी, ईच फ्रेंड इज ऑनेस्ट, कि यहाँ पर 2 या मोर देन 2 है पर लिमिटेड नंबर से है ना। ईच का यूज़ कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर हमको पता है कि वो नंबर लिमिटेड नंबर में कोई क्वांटिटी है। अब जैसे नेक्स्ट एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 थिंग्स व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट। अब जैसे इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, इनकी डेफिनेशन देखते ही, ये सेंटेंस देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे जबकि इसमें अनलिमिटेड है ना। इनडेफिनेट नंबर कुछ क्लियर नहीं है ना, मोर देन 2 है पर इसमें लिमिटेड है और इसमें इनडेफिनेट है। सो एवरी मैन फॉट फॉर हिज मदरलैंड। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस आपको ईच और एवरी का कैसे यूज़ करना है वो आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब जैसे देखिए फ्यू इज नेगेटिव इन सेंस और मीन्स नॉट मैनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्यू वर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इज नेगेटिव इन सेंस है ना। इसका क्या सेंस होगा, नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे हम फ्यू का जैसे, और इसका मीन्स क्या होगा, नॉट मैनी, कि ज़्यादा नहीं, कुछ, ज़्यादा में से कुछ। तो फ्यू मैन आर ऑनेस्ट दीज डेज, तो इसमें नेगेटिव वर्ड है ना कि फ्यू मैन्स आर ऑनेस्ट दीज डेज, यू हैव फ्यू अरेंजेस, यानी कि नेगेटिव वे में इसका यूज़ हो रहा है। अब जैसे देखिए अ फ्यू का यूज़ देख लेते हैं। अ फ्यू इज़ पॉजिटिव इन सेंस एंड मीन्स सम। तो ओनली अगर फ्यू वर्ड आता है तो उसका हम सेंस नेगेटिव वे में होगा, जबकि अ फ्यू जो वर्ड है उसका यूज़ पॉजिटिव वे में होता है। जैसे आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स, तो जिसका जो मीनिंग होगा वो सेम एज सम होगा। सम वर्ड एज सम वर्ड इसको हम यूज़ करेंगे। अ फ्यू टीचर आज आर नेग्लिजेंट, तो इनका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, ये जैसे देखते हैं ये दोनों पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव यूज़। और द फ्यू का यूज़ कैसे होगा, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दैट आर, ज़्यादा नहीं पर, है ना। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दैट, ज़्यादा नहीं पर वो सारे। द फ्यू बुक्स ही हैड वर स्टॉलन, की जितनी भी थी उसके पास वो सारी चोरी हो गई, मतलब कि थोड़ा है ग्रुप में पर वो सारे, ऑल ओवर। ही हैड डिजर्टेड बाय द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, तो इसमें जितने सेलेक्ट हैं, थोड़े जितने भी हैं वो सारे, ऑल ओवर। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेस एंड फीवर। लेस इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी वाइल फीवर इज यूज्ड फॉर नंबर। जैसे देखते हैं दिस बुक्स वेट नो लेस देन 50 kgs। अब लेस का यूज़ हो रहा है क्वांटिटी के लिए, जबकि फीवर का यूज़ होगा नंबर के लिए। दिस बॉक्स वेट्स नो लेस देन 50 kgs। और जैसे फीवर का एंड इसका यूज़ देख लेते हैं, नो फीवर देन 10 people। इसमें क्वांटिटी दी हुई है ना, नंबर दिया हुआ एग्जैक्ट, तो डाइड इन अ एक्सीडेंट, इसमें कोई नंबर नहीं है, जबकि इसमें देखिए नो फीवर देन 10 people, किसी से ये कंपैरिजन एज ए कंपैरिजन है। अब देखते हैं एल्डर एंड एल्डेस्ट। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होते हैं। एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनको। रमन इज माई एल्डर ब्रदर, हु इज योर एल्डेस्ट सिस्टर। एल्डर मीन्स उससे बड़ा और एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो ये वैसे ये सिंपल वर्ड्स हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, पर फिर भी एक बार इन सेंटेंसेस को रीड कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स। किसी पर्सन और थिंग्स के लिए किस तरह से यूज है, देखिए आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, दैट मीन्स एज में बड़ा है, इस तरह से कुछ इसमें मीनिंग शो हो रहा है। और ये सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, कि ये सिटी की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुरानी। अब जैसे नेक्स्ट हमारा वर्ड है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट डेनोट्स डिस्टेंस और स्पेस, कुछ थोड़ी दूरी पर जो स्थित होगा उसके लिए नियरेस्ट वर्ड यूज होगा। और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सुबोध लिव्स नियरेस्ट टू द बस स्टैंड, तो ये बस स्टैंड से नियर इसका हाउस है, ये शो कर रहा है। मोहन्स हाउस इज नेक्स्ट टू मी, कि उससे अगला वाला सीरियल जो ऑर्डर होता है ना, उसके ऑर्डर में उससे नेक्स्ट वाला, तो इसके लिए हम ये नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं। अब है फादर एंड फर्दर। फादर मीन्स डिस्टेंस
और फर्दर मीन्स इज एडिशन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चेन्नई इज़ फादर फ्रॉम दिल्ली देन आगरा, कि चेन्नई दिल्ली से ज़्यादा आगरा से दूर है। द स्ट्रेंजर मेड नो फर्दर रिमार्क्स मीन्स कोई आगे के उन्होंने रिमार्क्स नहीं किए हैं। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स देखते हैं हम, इन्फेरियर, सुपीरियर एंड सीनियर। दिस एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। ये हमेशा प्रीपोजिशन टू के साथ यूज होंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सेल फोन इज इन्फेरियर टू दैट, प्रभात इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस, इंडियन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज गुड। तो ये टू प्रीपोजिशन के साथ ऑलवेज यूज होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर। दीज एडजेक्टिव आर गो विद द सिंगुलर नाउन्स। ये हमेशा ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। एवरी प्लेयर वॉज गिवन अ ब्लेजर, ईच गर्ल हैज़ डिपॉजिट्स हर फी, आइदर पेन विल डू, नाइदर बुक इज इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेज आप रीड कीजिए, इनके यूज़ अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको 2.1 करवाई थी सिंप्लीफिकेशन, वो भी बोर्ड मार्क्स के थ्रू करवाई थी। बोर्ड मार्क्स में मैंने आपको फुल फॉर्म भी लिखवाई थी उसमें, और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो उसके थ्रू हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको तीनों ब्रैकेट वाले सॉल्व करवाए थे, अब आपके हैं जैसे बार वाले, जैसे विनीत गुलाम, एक नया ऐड होगा इसमें बार, मतलब किसी लाइन, मतलब 2 डिजिट के ऊपर लाइन आएगी, वो बार यूज़ होगा। क्लियर? इसमें स्मॉल ब्रैकेट, मतलब बहुत सारे सम्स होंगे। तो देखना आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम 5th वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क, अगर आप नहीं आ रहा हो, आपको समझ में नहीं भी किया हो, तो मैं आपको एक बार 5th वाला फिर से करवा देती हूँ। ठीक है, 5th वाला मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। 70 + 160 माइनस कर्ली 6 × 7 + 100 - 3 × 10 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। यस, सबसे फर्स्ट हम क्या, अब इसमें सबसे फर्स्ट आपको चेक करना है कि इसमें ही क्या क्या है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली, देन बी। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल। 70 + 160 माइनस, ये एज इट इज़ आएगा 6 × 7 प्लस, यस, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, जिसके बीच में साइन हो उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 110 एज इट इज़ माइनस 3 × 10 30 ब्रैकेट क्लोज, और जब तक सॉल्व नहीं हो तब तक आपको क्लोज नहीं करना है। क्लियर? यस। और स्टेप बाय स्टेप 70 प्लस ब्रैकेट में 160 कर्ली ब्रेसेस 6 × 7, ये एज इट इज़ रहने दो, प्लस, यस। अब इसमें देखना इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 80। 110 में से 30 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 ब्रैकेट क्लोज। अब इधर देखना है, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 70 प्लस, यस, 160। अब इसमें देखना माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी पहले आप इसको सॉल्व करना है। 6 × 7 42 प्लस 80 क्लोज। नेक्स्ट स्टेप 70 प्लस 160 माइनस, यस। अब इनमें क्या करना है, आपको दोनों को प्लस करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2, और 4 और 8, क्लियर, 122। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ देख लेना। अब क्या हो जाएगा 70, अब इधर देखना, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया
122 हो गया और यहाँ 160 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये दोनों हो जाएगा 70 प्लस 160 में आपको 122 माइनस करने, तो ये हो जाएंगे आपके 8 और 30, तो ये हो गए 40 50 60 38 60 38 और 70। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 70 और 38 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 108। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपके आंसर है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज। अब आपको देखना 6 में क्या है, 18 माइनस 15 माइनस स्मॉल ये स्क्वायर ब्रैकेट में 15 माइनस कर्ली ब्रेसेस 9 डिवाइडेड 70 प्लस 3 इंटू 2। अब इसमें माइनस ये 20 है, ठीक है, ध्यान रखना ये 20 है और ब्रैकेट क्लोज। 6 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करना, 7 भी सेम एज इट इज ऐसा ही है। क्लियर? ये आपको सॉल्व करना है दोनों। यस। अब इसमें देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके 8 वाला देखना कैसे डिवाइड करते हैं उसको। यस, क्वेश्चन नंबर है आपके 8। 80 माइनस 18 माइनस 16, उसके बाद है ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड 4 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइडेड 3 क्लोज, यहाँ पर डिवाइड है, ये साइन यहाँ पर देखना प्रिंट नहीं हुआ है बुक में, इसीलिए एक काम करना, ये क्वेश्चन अभी रहने देना क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन आपके मिस प्रिंट है, इसमें क्वेश्चन आपके मिस प्रिंट है, तो ये बाद में कर लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप। यस, जो क्वेश्चन नंबर आपके 8 है ना, उसमें थोड़ा बुक में मिस प्रिंट हो गई है। अब ये डिवाइड है माइनस, वो देखना पड़ेगा, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बाद में करवा दूंगी। आप ये वाला क्वेश्चन बार वाला देख लें, ठीक है। 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 2 माइनस 2, सब में 2 ही है। अब इसमें देखना फर्स्ट तीनों ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, तो ये क्या होती है, बार विनिकुलम। क्लियर? इसको बार भी बोल सकते हो और विनिकुलम भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट में ही है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो लुक एट 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यहाँ पर देखना 2 इन दोनों पे ही है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज। 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, अब ये 2 माइनस 0 2। क्लियर? क्लोज। ये अब आपके नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 2 एच डी, अब ये 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 2, और लास्ट में स्टेप हो जाएगी 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। क्लियर? 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, एक भी 2 मिसिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 2 माइनस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बार वाला करना है 10। आज आपके होमवर्क कौन कौन से दिए हैं मैंने, एक तो फिफ्थ की जैसे सिमिलर 6 भी और 7 भी है, ठीक है।
तो 6 7 आप कर लेना। उसके बाद मैंने 8th वाला क्वेश्चन आप रहने देना, क्योंकि इसमें थोड़ा मिसिंग है तो वो मैं आपको बाद में करवा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करना, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना। 11 भी सेम 5th जैसे ही है, कर लेना आप, ठीक है। मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। 12 माइनस कर्ली ब्रेसेस 7 प्लस 3 माइनस 4 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ बाहर है ब्रैकेट क्लॉज, कर्ली ब्रैकेट क्लॉज और डिवाइडेड 2, बाहर डिवाइडेड 2 दे रखा है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखना हाउ टू सॉल्व। 12 माइनस, सबसे फर्स्ट हम बाहर सॉल्व करेंगे 7 प्लस 3 माइनस 4, ये एज इट इज़ 3 प्लस 2 माइनस ये दोनों हो जाएंगे 3, 1 प्लस 2 3, ये माइनस एज इट इज़ क्लॉज, ये कर्ली ब्रेसेस क्लॉज, कर्ली ब्रेसेस के बाद डायरेक्ट आपके डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप 12 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके। अब इसमें देखना पहले आपको एडिशन करनी है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस कर्ली ब्रेसेस 7 प्लस 3 माइनस 4। अब यहाँ पर देखना माइनस, ये 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा ये इंटू 4 और इंटू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस क्लोज और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप देखना 12 माइनस, अब यहाँ पर देखना कर्ली ब्रेसेस में सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय, ये क्लोज हो जाएगा। एक सेकेंड, 4 इंटू मिस्टेक हो गई है। अब 5 माइनस 3 2, फिर क्लोज होगा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप 12 माइनस, जब तक ये सोल्व नहीं हो तब तक हम ये डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 7 प्लस 3, ये हो गया 7 10 माइनस 8, क्लियर, ये डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लेना 12 माइनस, ये हो जाएगा 2, 10 माइनस 8 2। अब इधर देखना ये सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट रिमूव, 2 डिवाइडेड 2, अब ये ब्रैकेट रिमूव हो गया 2 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 12 माइनस 1 11, क्लियर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट 13 और 14 क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्राइम फैक्टर के बारे में बताऊंगी, मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 2 पढ़ रहे थे अर्लीस्ट सोसाइटीज़। इसके अंदर हमने पैलोलिथिक एज लास्ट टॉपिक पढ़ा था। पैलोलिथिक एज के अंदर भी वापस 3 डिवाइडेशन थे। अपर पैलोलिथिक एज में कौन से टूल्स थे, तो उसमें 3 प्रकार के टूल्स आए थे, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। उन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि किस किस प्रकार से उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए थे। और उसमें भी सबसे पहले बहुत बड़े शेप का था, फिर उन्होंने माइंड लगाया कि इससे थोड़ा छोटा बना सकते हैं,
फिर उन्होंने और छोटे शेप का बनाया, फिर उन्होंने और छोटे शेप का बनाया। तो इस प्रकार से लास्ट तक आते हैं वो उनके जो टूल्स की जो शेप थी वो क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। अब इसके अंदर भी आपको वही है कि उन्होंने कौन कौन से टूल्स का डेवलपमेंट किया था, पर इसके अंदर आपको और क्या देखने मिलेगा कि इसके अंदर जो टूल्स की शेप है वो और क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अब हम इसको रीड करते हैं। द मेसोलिथिक एज बिगन विद द एंड ऑफ द आइस एज। क्या दे रखा है, आइस एज किसको कहा गया था, पैलोलिथिक एज को कहा गया था। जब पैलोलिथिक एज का एंड हो गया, आइस एज का एंड हो गया, तो कौन सा एज है, मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल। अराउंड 10,000 BC कब आया था, 10,000 BC द आइस एज एंडेड एंड द ग्लेशियर रिट्रेड रैपिडली। क्या दे रखा है, आइस एज एंडेड, आइस एज का एंड हो गया था, कैसे, एंड द ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब बर्फ के जो ग्लेशियर्स होते हैं, रिट्रेड रैपिडली, रैपिडली का मतलब बहुत जल्दी से वो पिघलने लगे थे। आइस एज का एंड कैसे हुआ, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे पानी के वो पिघलने लगे थे। बाय एरियाज विच वर वंस इनहेबिटेड बाय हर्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर ह्यूमन हंटर्स डिसअपियर्ड अंडर द सी। तो धीरे धीरे क्या हुआ था उससे, इनहेबिटेड बाय हर्ड्स, हर्ड्स का मतलब क्या होता है, एनिमल्स का ग्रुप, एंड देयर ह्यूमन हंटर्स, और जो भी मानव शिकारी थे, डिसअपियर्ड, धीरे धीरे वो क्या होने लगे थे, डिसअपियर्ड होने लगे थे, अंडर द सी, कहाँ पर, सी के नीचे। व्हेन द सी लेवल रोज बाय एन अमेजिंग 120 मीटर्स, जब क्या हुआ, सी लेवल, समुद्र का जो लेवल था वो क्या हो गया था, 120 मीटर, अब वो ऊपर आ गया था। ह्यूमंस टू, तो ह्यूमंस ने क्या किया, एक्सपीरियंस्ड दिस ड्रामेटिक चेंजेस, उन्होंने अनुभव किया। ड्रामेटिक चेंजेस का मतलब ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नाटक के रूप में जो परिवर्तन हो रहा था उसको उन लोगों ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने अनुभव किया था, और उन्होंने इसको देखकर क्या किया, यानी कि जैसे जैसे ग्लेशियर का एंड हो रहा था, वो पिघल रहा था, समुद्र से ऊपर इतना पानी आ गया था, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स क्या हो गए थे, उसके अंदर दब गए थे, समुद्र के नीचे आ गए थे। तो इन लोगों ने इन सबको देखकर क्या किया, रिएक्टेड बाय चेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल, रिएक्ट किया और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। यानी कि पहले वो जिस प्रकार से रहते थे, उन्होंने अब धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा कब हुआ, जब आइस एज का एंड हुआ, तब जाके ये प्रोग्रेस हुई थी। सम टूल्स यूज्ड, अब इस समय वो मेसोलिथिक एज के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, ड्यूरिंग द मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज को ही मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। द ह्यूमन्स इवॉल्व फर्दर एंड डिक्रीज द साइज ऑफ देयर टूल्स टू द पॉइंट दैट दिस टूल्स केम टू बी नोन एज माइक्रोलिथ। क्या दे रखा, अंडरलाइन कर देना यहाँ से। द ह्यूमन्स इवॉल्व फर्दर, आगे की, और डिक्रीज का मतलब भी होता है आगे, द साइज ऑफ देयर टूल्स ऑफ द पॉइंट दैट दिस टूल्स केम टू बी नोन एज माइक्रोलिथ। यानी कि यहाँ पर जो इनके औजार थे, उन औजार की जो साइज थी वो धीरे धीरे और क्या हो गई थी, कम होने लग गई थी, जिसको किस नाम से जाना गया था, माइक्रोलिथ के नाम से। दिस टूल्स वर यूजुअली मेड ऑफ फाइन ग्रेन्ड स्टोन, अच्छे जो पत्थर होते थे ये उनसे बनाते थे, सच एज, जैसे कौन कौन से थे, चैट, कैलोडनी, फ्लिंट, फ्लिंट का मतलब होता है चमकने वाले पत्थर, ऑबिसिडियन एंड क्वार्टर्स, थ्रू एनिमल बोन्स, उसके अलावा एनिमल्स के बोन्स एंड हॉर्न्स, उनके जो सिंग होते हैं, वर ऑल्सो यूज टू मेक स्पेशलाइज्ड टूल, उनसे वो अलग अलग विशेष प्रकार के टूल्स बनाते थे, सच एज पॉइंट एंड नीडल्स अमोंग्स अदर, और उसके साथ साथ ऐसे वो बनाते थे जिससे कि जो भी वो टूल्स बना रहे थे उनकी नीडल सुई के जैसी कह सकते तीखी हो, और उनके पॉइंट्स भी होते थे। दिस टूल्स वर यूज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इन मेकिंग हंटिंग टूल्स सच इज बो एंड और एरोज एंड स्पेयर्स। क्या दे रखा है, इन टूल्स का यूज़ कहाँ पर करते थे वो, ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि अब वो लोग क्या करने लगे थे, इस एज में अपन देख सकते हैं उन्होंने एग्रीकल्चर का जो काम था वो स्टार्ट कर दिया था। एंड इन मेकिंग हंटिंग टूल्स, शिकार करने के लिए भी वो यूज़ करते थे, सच इज, क्या क्या आएगा उसके अंदर, बो, एरो और स्पेयर्स, ये तीनों क्या है, औजार के नेम है, कौन कौन से टूल्स उस समय चलते थे। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, यानी कि मेसोलिथिक एज के समय, इन इंडिया पीपल बिगन शिफ्टिंग टू अ सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल फ्रॉम नोमैडिक हंटर गेदर विथ प्रिफर्ड रीजन ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर। अब देखो क्या हुआ, ये बात तो पहले से थी कि लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे, लेकिन क्यों होते थे, उस समय वो पानी के लिए, शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब उन लोगों में थोड़ी समझ आ गई थी, तो उन लोगों ने क्या किया, पीपल बिगन शिफ्टिंग टू सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल, यानी कि
बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे तभी वो लोग क्या करते थे, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे। फॉर नॉमेडिक हंटर गैदर, शिकार के रूप में इकट्ठा होकर जाते थे। विथ प्रिफर्ड रीजन फॉर रेजिडेंस ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर। अब वो क्या हुआ, उन लोगों ने एक एक जगह पर कह सकते हैं कि 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए रहना प्रारंभ कर दिया। हो सकता था कि जब कभी उनको पानी की कमी हो तो वो स्थान छोड़ के गए हो, शिकार नहीं मिल रहा हो तो स्थान छोड़ के गए हो, या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया पर वो फार्मिंग कर रहे थे अब वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो रहे हो, तो अब ये रीज़न आने लग गए। वरना पहले वो क्या करते थे, यहाँ पे शिकार नहीं मिला दूसरी जगह, मतलब कि आए दिन वो क्या करते थे, अपने रेजिडेंस को चेंज करते थे। रेजिडेंस का मतलब रहने का स्थान। अब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर एक जगह पर कुछ समय के लिए टिक कर रहने लग गए थे। दिस चेंज अलाउड देम टू स्टे इन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे कुड प्लांट सीड्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप। अब वो क्या करते थे, जहाँ पर भी रहते थे, अब मैंने आपको बताया 6 महीने में तो एक फसल तैयार हो जाती है, तो क्या करते थे, प्लांट सीड्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप, बीजारोपण करते थे और फसल उगाने का काम करते थे। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोलिथिक एज में क्या नया आया था, तो यहाँ पर लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया था। पैलोलिथिक एज के बारे में पूछा जाए आपसे तो डिस्कवरी ऑफ फायर। उसके साथ ही डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, पशुओं को भी पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसमें कौन कौन से पालते थे, शीप एंड गोट एंड द मेकिंग ऑफ सिंपल हैंडमेड पॉटरी टू स्टोर ग्रेन्स एंड अदर रिसोर्सेज। देखो क्या दे रखा है, कौन से पशुओं का पालन करते हैं, शीप एंड गोट्स एंड मार्किंग ऑफ सिंपल हैंडमेड पॉटरी। पॉटरी का मतलब कह सकते हैं मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, उसमें वो क्या बनाते थे, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर रिसोर्सेज। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज को इकट्ठा करने के लिए। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि जब पहले ज़माने में, अभी तो अपने लोहे की और ये चलती है, अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स की मार्केट में ऐसी कोटी बोलते हैं जिसको अनाज को स्टोर करने के लिए मिलती है, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी की बनाते थे। और बहुत जो गांव से रिलेटेड है उनके घर पे तो हो सकता है कि अभी भी उसको स्टोर करके रख रखा हो, कि यानी कि ये कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, पुरानी चीज़ों से बहुत उनको लगा होता है, तो हो सकता है किसी के घर में तो अभी भी हो। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस करोगे तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार से वो मिट्टी के स्टोर ग्रेन से बनाते हैं जिसमें अनाज को इकट्ठा करके रख सकते थे। बागोर इन राजस्थान एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश आर इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट। इसको अंडरलाइन कर लेना। जिस प्रकार से पैलोलिथिक साइट्स के प्रूफ अपने को मिले हैं, उसी प्रकार से मेसोलिथिक साइट के प्रूफ कहाँ से मिले हैं, बागोर जो राजस्थान के अंदर है एंड आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के अंदर ही, यहाँ से इसके प्रमाण, मेसोलिथिक साइट्स के प्रमाण अपने को मिलते हैं। अब लास्ट दे रखा है इसमें द नियोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज अपन ने पढ़ लिया, मेसोलिथिक एज पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। The last part of Stone Age, the Neolithic Age beginning at around 8000 BCE, is the stage when mankind completed the process of becoming agriculturist, which started during the Mesolithic Age. अब देखो क्या हो गया, Mesolithic Age के अंदर लोगों ने एग्रीकल्चरिस्ट का जो काम था वो प्रक्रिया उनकी स्टार्ट हो गई थी ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। उसके बाद कौन सा एज स्टार्ट हो गया, मेसोलिथिक। एग्रीकल्चर बिकम द मेन सोर्स ऑफ फूड। अब इन लोगों का, पहले वो क्या करते थे, शिकार करते थे, वही कच्चा मीट खाते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ तो उसको पकाए खाने लगे। अब उनके खाने का जो फूड हो गया, मेन सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। दस ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी फ्रॉम अ नॉमेडिक हंटर गेदर वन टू अ सेटल्ड फार्मिंग सोसाइटी विद परमानेंट रेजिडेंस। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे, परमानेंट एक ही जगह पर रहते थे और वो क्या करते, सेटल हो गए थे, रहना सीख गए थे और क्या काम करते थे, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, एग्रीकल्चर का काम करते थे। इसमें कौन से टूल्स आए, द टूल्स यूज्ड बाय न्यूलिथिक एज वर मोर वेरिड इन बोथ शेप एंड यूज ऑफ इंक्लूडिंग स्टोन टूल्स सच एज एक्स एंड एरेज। क्या दे रखा, अब इसमें दो प्रकार की टूल्स आए, एक्स वो आपकी कुल्हाड़ी होती है जो, एरेज द न्यूलिथिक टूल्स वर शार्पर देन द मेसोलिथिक वंस। अब इसमें जो टूल्स आए वो मेसोलिथिक एज के जो टूल्स थे उससे भी ज़्यादा तीखे थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया इन बुर्ज होम इन कश्मीर। इसको भी अंडरलाइन कर देना। ये इसके प्रमाण अपने को कहाँ मिले, कश्मीर में, बुर्ज होम के अंदर। कश्मीर अब भारत का पूरा अपना ही पार्ट है, तो वो इंडिया के अंदर ही आएगा। अब इस लेसन का लास्ट बच जाता है अपने भीमबेटका मध्य प्रदेश स्टोन एज। उसके बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे। तीनों एज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और जो जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवाई है उसको नोट्स के रूप में आप मेंशन कर देना। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 6 कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा विटामिन और मिनरल्स के बारे में। आज स्टार्ट करेंगे रफेज। रफेज जो है वो बॉडी में थोड़ा सा, पर उसकी ज़रूरत बॉडी में बराबर होती है। यानी कि ये कि रफेज अगर खाओगे तो जो बॉडी में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा जो वर्क करती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, अनडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटेरियल ऑफ फूड इज नोन एज रफेज। रफेज की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस यानी रेशेदार जो मटेरियल होता है जो हम खाते हैं वो रफेज की कैटेगरी में आता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बताया हमारा जो इंटेस्टाइन का अंदर वाला जो मूवमेंट होता है, इनर मूवमेंट, वो इनर मूवमेंट या प्रॉपर फंक्शनिंग जो होती है वो सिर्फ किसकी वजह से अच्छे से चलती है, तो वो है रफेज। हाउएवर रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। मैंने कहा ना रफेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, बट वही है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए हमें रफेज को लेना पड़ता है। मतलब ये कि किसी भी मशीन को अगर चलाते हैं तो उसमें ऑयलिंग करते हैं, जस्ट लाइक सेम यहाँ पर रफेज काम करता है हमारी बॉडी में। However, our roughage does not provide any nutrient. All plant product contain cellulose, which is a kind of roughage. जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज है तो वो सारे किस में आते हैं, रफेज में। It is not digested by our body but help in smooth movement of waste, keep digestive system normal and prevent constipation. Constipation का मीनिंग है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब प्रॉपर वर्क नहीं करता, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको प्रॉपर वर्क करवाने के लिए, ये मतलब एक प्रॉब्लम है डिजीज़ की तरह बॉडी में, तो ये जब अच्छे से काम नहीं करता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करता, तब हमको रफेज खाना पड़ता है। डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी बट हेल्प इन, मतलब ये कि इज़ नॉट डाइजेस्टेड, मतलब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, पर ये रफेज होता है तो इंटेस्टाइन में जो भी पूरे वीक का स्टिकी मटेरियल जो अंदर से चिपक जाता है इंटेस्टाइन की अंदर दीवार पे, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके ऊपर सारा जो फूड मटेरियल हम खाते हैं पूरे टाइम वो सारा स्टिक हो जाता है, चिकना सा होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, रफेज, जिसमें आता है दलिया। वीक में एक बार दलिया क्यों लेना पड़ता है, तो वो इसीलिए लेना पड़ता है। फूड आइटम्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पियर, कैबेज, होल ग्रेन फ्लावर, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जैसे किस किस में रफेज हमको मिल जाता है, तो एप्पल, ऑरेंज, पियर, कैबेज एंड होल ग्रेन फ्लोर, अनाज का सारा आटा जो होता है वो सारा हमारे लिए क्या है, रफेज, एज ए रफेज काम में आता है। ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं चाहे वो वीट हो, मेज़ हो, बार्ले हो, ज्वार हो, इनके आटे को हम यूज़ करते हैं एज अ रफेज। होल पल्सेज एट्सेट्रा, पल्सेज भी किस में आती है, रफेज में आती है। बस मैदा जो होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो स्टिकी मटेरियल होता है जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे स्टिक हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। होल पल्सेज एट्सेट्रा कंटेन हाई अमाउंट ऑफ रफेज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रफेज होता है। रफेज रिटेन्स वाटर इन द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग इट इन लार्ज क्वांटिटी, बॉडी में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहती है इसमें। अब लेते हैं वाटर, सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ दिया, कार्बो, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उसको पढ़ने के बाद आज हमने पढ़ा रफेज। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर। वाटर तो ज़रूरी है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कौन करवाता है, तो वो है वाटर। वाटर हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी कूल एंड हेल्दी, वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में हमें क्या कूल रखता है, मतलब ये कि वाटर लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। हेल्दी कीप्स अवर स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। वेस्ट वाटर जो होता है वो यूरिया, यूरिक एसिड इस फॉर्म में बाहर निकलता है बॉडी से, एनिमल हो या ह्यूमन हो। तो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो पानी के रूप में निकलता है, इसीलिए पानी यूज़ करते हैं। पानी पिएंगे तब जाके वेस्ट मटेरियल उस पानी के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो स्वेट भी नहीं आएगा, स्वेट नहीं आएगा तो वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वी ऑल्सो गेट वाटर थ्रू मिल्क, हम जो जूस, मिल्क, टी पीते हैं वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर ऐड होता है। वाटर थ्रू मिल्क, हमें अगर वाटर चाहिए तो इन चीज़ों से भी वाटर मिल जाता है, मिल्क, टी, जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन विच इज़ डेंजरस फॉर लाइफ।
अगर कोई पानी की कमी में रहता है, कोई ह्यूमन या एनिमल, तो वो एक्सेसिव वाटर लॉस की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। पानी की ज़्यादा कमी हो जाएगी बॉडी में तो एक बार खाना ना हो तो चलेगा, पर पानी अगर नहीं मिल रहा है तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड आइटम। हमें पता करना है कि किस फूड आइटम में क्या है, वाटर है या नहीं है। जैसे हमने सारी चीज़ें पढ़ी तो सब चीज़ों के आगे हमने एक एक एक्टिविटी पढ़ी। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, तो इन सबको पढ़ने के बाद हमने एक एक एक्टिविटी पढ़ी कि आपको पता करना है कि किस चीज़ में फैट है, किस चीज़ में विटामिन है, किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने सब एक एक टेस्ट किए प्रॉपर, उसके लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ये वो सारे एक एक चीज़ मैंने लिखवाए थे, वो सब लेने पड़ते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ में वाटर का टेस्ट करना है तो क्या करना, ये एक्टिविटी है। टेक सम फूड मटेरियल लाइक पोटैटो, ऑनियन और एप्पल, कुछ भी सैंपल ले लो। weigh them on a balance initially, keep them in a hot sun for 3-4 days and then again weigh them। मतलब ये कि पहले कोई भी ले लिया, ऑनियन, पोटैटो, एप्पल, जो भी आपको लगता है जिसमें वाटर अमाउंट है, जिसमें जूस निकल सकता है, उस चीज़ को आप पहले वेट कर लो। उसका जो वेट आ रहा है, जो नॉर्मल वज़न आ रहा है, उसको नोट कर दो, केजी या ग्राम जो भी आ रहा है ग्राम्स में। नोट करने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए हॉट धूप, समर में या धूप में रख दिया, सनलाइट में रखने के बाद उसको वेट करो, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो एक्सेसिव वाटर था, ज़्यादा वाटर था, वो सारा इवापोरेट हो गया या ट्रांसपिरेशन हो गया। तो वो वाटर सारा लॉस हो जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो फ्रूट हमने लिया था सैंपल के रूप में, एज ए सैंपल जो चीज़ ली थी, उसका वेट कम हो गया। दैट मीन्स उसमें क्या कम हुआ, उसकी साइज़ तो छोटी हुई नहीं होगी, उसमें से जो पानी था वो इवापोरेट हुआ। दैट मीन्स उस चीज़ में क्या था, पानी था जो उसका वज़न बढ़ा रहा था। कंपेयर द वेट ऑफ द फूड आइटम ऑन फर्स्ट एंड 5th डे, मतलब वही पहले वेट करो फिर बाद में करो, तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, द डिक्रीजेज इन वेट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यानी उनके वज़न में जो, उनके वेट में जो कमी या डिक्रीज या इंक्रीमेंट होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। लॉस ऑफ वाटर हो गया तो वो उस चीज़ का वेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हैंस द अबव सेड फूड आइटम्स कंटेन वाटर। इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस चीज़ में वाटर है और नहीं है। वैसे तो हम देखने पर भी पता लगा सकते हैं, जिस चीज़ में जूसी फॉर्म में लिक्विड होता है उसमें वाटर होता है। यहाँ पर ये जो एक्टिविटी या क्विक चेकअप दे रखा है, ये आपके लिए ही होता है। चैप्टर में से जो चीज़ एक एक पैराग्राफ के बाद आता है या 2-2 पेज के बाद आता है, तो ये चीज़ आपके फिलअप करने के लिए है। आप इसको देख के बुक में से ढूंढ के बुक में ही फिलअप कर देना। फूड, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। फूड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन अवर बॉडी। 3 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया है। कैसे किया है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर 3 कैटेगरी दी रखी। मैंने आपको जब क्लास ली थी तभी मैंने बहुत बार बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है उनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स, तो ये दोनों हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, तो इनको प्रोटेक्टिव फूड बोल देंगे। दूसरा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, तो प्रोटीन जो बचता है उससे हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ पे जैसे दे रखा है एनर्जी गिविंग फूड, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकेंड, थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद में 3 टेबल बनाओगे। ऐसे 3 टेबल में पहले फर्स्ट लिखोगे एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड लिखोगे बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड अनदर लास्ट लिखोगे प्रोटेक्टिव फूड। अब आपको पता है एनर्जी गिविंग फूड में कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन और प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन और मिनरल्स। ये यहाँ पे दे रखा है, देखो आप। तो आप इसके नोट्स कल बना के लाना, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है एनर्जी गिविंग फूड, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, शुगर, स्टार्च और फैट। ये किसके सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट के। बॉडी बिल्डिंग फूड कहाँ से मिल रहा है, तो प्रोटीन से, लाइक पल्सेस। और प्रोटेक्टिव फूड क्या है, तो वो है विटामिन और मिनरल्स, जो हमको डिजीज़ से लड़ने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये चीज़ मैं आगे और कंटिन्यू पढ़ाऊँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आप इसके नोट्स बना के लाना अपने हिसाब से। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शायद आपने लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। लेसन 3 पढ़ेंगे आज। तंतु से वस्त्र तक, धागों से कपड़ा कैसे बना। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित
विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उनको कुछ राशि प्रदान की गई। उन राशि का उपयोग उन्होंने अपने मम्मी पापा को वस्त्र गिफ्ट करने के लिए किया, कि वह चाह रहे थे कि हम अपने मम्मी पापा को वस्त्र यानी कि कुछ कपड़े लाकर गिफ्ट देवें। तो वह एक कपड़े की दुकान पर गए, बहुत सारे कपड़े देखे उन्होंने, है ना, और वह उलझन में फंस गए कि कौन से कपड़े लेकर देवे। तो दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लेषित भी हैं। उलझन में फंस गए तो किस प्रकार के कपड़े लेवे। दुकानदार ने उनको क्या समझाया कि कुछ सूती हैं और कुछ संश्लेषित हैं, और उनके पास ऊनी मफलर शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी। उन्होंने विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दोनों उत्तेजित थे, अब कौन से लेवे कौन से नहीं लेवे। मफलर थे, सूती साड़ियाँ थीं, है ना, तो उन्होंने सभी कपड़ों को स्पर्श करके उनसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। लास्ट में क्या लिया, एक मफलर पापा के लिए, सूती साड़ी मम्मी के लिए, ठीक है ना। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात में पहली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया, और उन्होंने यह देखा, भाई कपड़े तो उन्होंने खरीद लिए, उसके बाद में उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई। क्या उन्होंने देखा, अब इंटरेस्ट जागा उनका कपड़ों से संबंधित कि कौन से कपड़े होते हैं, कौन से नहीं होते, किस प्रकार के होते हैं। तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने देखा कि बेडशीट, बिस्तर पे बिछाने का चादर, जो बेडशीट थी बिस्तर पर बिछाते, है ना, वह चादर, कंबल, पर्दे, मेज पोश, तौलिए और झाड़न यानी कि डस्टर आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने, एक ही प्रकार के कपड़ों से नहीं। कंबल हुआ, है ना, बेडशीट हुई, टॉवेल हुए, ये सारे जो कपड़े हैं वह अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके पास बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने ने। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लेषित के रूप में की। उन्होंने क्या देखा कि कुछ कपड़े जो होते हैं सूती होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ पॉलिस्टर होते हैं, कुछ संश्लेषित होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, यानी कि उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बारे में। तो कपड़ों की जो ये विविधता थी, वस्त्रों में विविधता, हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। विज्ञान क्या देखता है, आप क्रिया करो, कौन कौन से प्रयोग करो, कुछ न कुछ। अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए, कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। आप क्या करो, टेलर की शॉप पर जाओ, वहाँ पर कतरन कपड़े की लो और आप स्पर्श करके देखो कि उनकी धागों की बुनाई किस प्रकार है। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। आप अलग अलग कतरन ले लीजिए और दर्जी से पूछिए, जो टेलर होते हैं ना, उनसे पूछिए कि ये कौन सा कपड़ा है। मान लो वह उसने कहा ये सूती है, तो आप उस पर सूती का लेबल लगा लीजिए, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग कपड़ों पर अलग अलग लेबल चिपका लीजिए। आगे देखिए, सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। मान लो कोई लेबल लगाया आपने, ये सूती कपड़ा है, ठीक है। उसके एक सिर को ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब जैसे मान लो ये कपड़ा है, तो उसका एक सिरा है ना, जिसमें से आप धीरे से धागा निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसके एक सिरे को ढीला धागा या धागे ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसको बाहर खींचने का प्रयास कीजिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागे को धीरे से बाहर खींचिए। हम यह देखते हैं कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना। ये तागे किससे बने हैं, यह हम कल पढ़ेंगे। जैसे देखा है ना, आपके सामने देखो कपड़ा है, सूती कपड़ा, उसने एक तागा निकाला, एक धागा निकाला। अब इस धागे की बनावट कैसी, एक धागा मान लो ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे क्या हुआ, यानी कि तागा एक व्यवस्थित क्रम पर वस्त्र बना। ये तागे किस प्रकार बनते हैं, यह हम कल पढ़ेंगे। तो आप एक बार जो आज हमने पढ़ा है उसकी रीडिंग कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम बात कर रहे थे क्लास 6 के अंदर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदला जाता है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, उसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। ठीक है, अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे। 5वां पॉइंट आज मैं और बता रहा हूँ आपको, जैसे कि किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए एक 1000 का गुणा किया जाता है। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसके विपरीत अपन चलेंगे। छठा पॉइंट अपना चल रहा था, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दिया जाएगा। क्या करेंगे, 1000 का भाग दिया जाएगा। भाग दिया, ठीक है। ये दो बात नॉर्मल, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या को छोटी में बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते 1000 का गुणा करते, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते तो 1000 का भाग दिया जाता है। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट देखना, लीटर। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का गुणा किया जाता है। बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसका जस्ट उल्टा वापस, अगर मिलीलीटर दे रखा है और इसको लीटर में बदलना है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उल्टा 1000 का भाग दिया जाएगा। 1000 का भाग दिया। ये दो कल 4 पॉइंट पढ़े थे, आज 4 पॉइंट और पढ़े। 2 पॉइंट और है वो लिख देता हूं मैं साथ साथ में। देखो 9वां पॉइंट देखना, कल अपन ने पढ़ा था मीटर को। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। ठीक है, एक और लास्ट देख लीजिए, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, जस्ट इसका उल्टा। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाएगा। ठीक है, 1000 का भाग दिया जाएगा, भाग दिया। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाएगा। ये हो गया अपने 10 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं।
वापस से रिवाइज करवाना और देखना क्या है। सबसे छोटा पॉइंट आता है मिलीमीटर। क्या आता है? मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा किया जाता है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग किया जाता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट देख लीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाएगा और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाएगा। इसी प्रकार से 7वां पॉइंट, लीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है, मिलीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाएगा। 9वां पॉइंट, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाएगा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाएगा। ये 10 पॉइंट आपको उतारने और याद करने, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसी कड़ी में प्रश्नावली में तो साथ करने के बीच में अपन वापस सवाल में आते हैं। देखो अपन सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। सवाल नंबर कल अपन ने 8वां कर लिया था। ठीक है, सवाल नंबर 9वां आप करोगे, सवाल नंबर 10वां मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं झेल सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? यानी एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। कितना? एक सवाल नंबर आपका ये कौन सा है? 10वां। एक बक्से का भार, एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ये एक बक्से का भार है। ठीक है, और एक वैन है जिसके अंदर 800 किलोग्राम वजन वो झेल सकती है, यानी वैन के अंदर माल अपना 800 किलोग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग। तो क्या पूछा सवाल? तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, यानी उस वैन के अंदर 4 किलोग्राम 500 ग्राम वाले वजन वाले बक्से कितने आ सकते हैं उस वैन के अंदर। तो अपन को बक्सों की संख्या बतानी है और संख्या बतानी है तो हमेशा क्या होगा? भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो 4 किलोग्राम 500 ग्राम वजन वाले कितने बक्से आएंगे। तो सबसे पहले वैन के अंदर वजन कितना है, कितना वजन वो झेल सकती है, यानी उसके अंदर कितना माल समा सकता है और कितना वजन वो झेल सकती है, वो लिखा हुआ है आपके यहाँ पे 800 किलोग्राम। कितना? 800 किलोग्राम। देखो तो वैन द्वारा झेला जा सकने वाला वजन कितना? 800 किलोग्राम वजन वह लाद सकती है, झेल सकती है। ठीक है, तो ऐसे बक्से कितने आएंगे? अब देखो यहाँ के किलोग्राम में, ये किलोग्राम में और 1 ग्राम में। मैंने क्या बोला? सभी यूनिट एक होगी तो ही भाग किया जाएगा, सभी यूनिट एक होगी तो ही गुणा किया जाएगा। अगर ये किलोग्राम में पूरा तो इसको पूरे को किलोग्राम में बदलो, या ये किलोग्राम में इसको ग्राम में बदलो, ये पूरा ग्राम में बदलो। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं 1 किलोग्राम और 1 ग्राम नहीं, जब भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, कुछ भी करो, दोनों यूनिट को समान करना पड़ेगा, तब जाके आपका सवाल हल होगा। तो देखो मैं सबसे पहले इस बक्से का जो भार है वो आपको मैं क्या कर देता हूँ, सीधी गणित है इसके अंदर, इस बक्से का भार में डायरेक्ट आपको क्या कर देता हूँ, इसको किलोग्राम में बदल देता हूँ, क्योंकि ये अपना किलोग्राम में दिख रहा है नीचे वाला, तो ये अपन किलोग्राम में बदल देते हैं। तो देखो मैं बक्से का भार में किलोग्राम में बदल रहा हूँ, तो बक्से का भार वापस कितना? 4 का 4 प्लस 500। मैंने क्या बोला? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, और जैसे 1000 का भाग देंगे तो आपको बताना चाहिए 1 जीरो से 1 जीरो करके 1 जीरो से 1 जीरो करके क्या है 10, 5/10। इसको अपन क्या करते हैं? 4 प्लस ये जीरो नीचे एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ एक संख्या की क्या है 5, 5 के इधर पॉइंट लगाना है इधर। ठीक है, 5 के दाईं ओर पॉइंट लगाना है, 5 के दाईं ओर नहीं लगाना, क्योंकि 0 बटे में 1 जीरो है, एक संख्या के बाद इधर पॉइंट लगाना है। यहाँ में क्या होगा? 0.5 होगा, क्या आएगा? 4.5 किलोग्राम एक बक्से का भार।
ठीक है, तो बक्सों की संख्या निकालने के लिए निकाल रहा हूं बक्सों की संख्या, कितने बक्से उस वेन के अंदर समा जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ वेन कितना किलोग्राम वजन झेल सकती है, लाद सकती है, वो है 800 किलोग्राम। तो ठीक है, मैं 800 के अंदर क्या करूँगा, ये 4.5 किलोग्राम एक बक्से का भार है, उसका मैं भाग दे दूंगा, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इधर, और वापस पॉइंट में जैसे ही यहाँ से नीचे वाले पॉइंट लगाता हूँ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है, यहाँ ऊपर एक 0 लगाऊंगा। अगर मान लो सपोज ऐसा होता तो पॉइंट के बाद एक संख्या ऊपर जो पॉइंट आता है तो नीचे एक 0 लगता है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो जैसे ही नीचे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर 0 लगेगा, जस्ट उल्टा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऊपर और नीचे पॉइंट बढ़ सकता है, दोनों तरफ बढ़ सकता है, नीचे से भी बढ़ सकता है पॉइंट और ऊपर से भी बढ़ सकता है। यहाँ कितने हो गए, 8000, क्या हो गए 8000 में आपको भाग लगाना है 45 का। अब देखो आपको पहाड़े आनी चाहिए, गणित के अंदर पहाड़े जरूरी है, तो पहाड़े आपको आनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल पढ़ा, 5 का पढ़ा ले लो, 5 में 45, 5 के पढ़े से 5 एकम 5, कितने बचे 3, 5 30, ये कट गया। ठीक है, अब कितना रहा 1600 बटा 9, 1600 बटा 9। अब आपको भाग दे देना 1600 में 9 का भाग देता हूँ, देखो इधर 9 का भाग देता हूँ, 9 एकम 9, कितने बचे, कितने बचे 7 बचे, देखो ध्यान से। उसके बाद क्या बचेगा आगे, 0 उतारो, 9 का बड़ा हो 70 आ जाए, 8 पर 72 ज़्यादा हो जाता है, और 7 में 63, 7 बार 63, कितने बचे 7, ऊपर से और 0 उतारो, फिर वापस 7 बार जाएगा, फिर वापस 63 आएगा, फिर कितने बचे 7, फिर पॉइंट लगूंगा, फिर 0, फिर वापस 7 7 2 बार आएगा 63। ठीक है, ये आपका भाग हो गया 177.77। तो अब मुझे बताओ क्या 177.77 को बक्से का बक्से होते हैं क्या, बक्से तो पॉइंट में थोड़ी होते हैं, बक्से तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब बक्से का पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपको ये जो पॉइंट वाली संख्या उसको नेगलेक्ट कर देना, उसको मानना ही नहीं। इसका मतलब उस वेन के अंदर कितने बक्से आएंगे, 177 बक्से उस वेन के अंदर समा जाएंगे। ठीक है, वेन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, ऐसे ऐसे आप पढ़ते रहना, 10 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, याद करना। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपन ने कल न्यू लेसन स्टार्ट किया था, आगे खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहा करते थे वो मिनिमम नदियों के किनारे पर रहा करते थे। उस समय वो कुशल आखेनक भी थे, यानी कि अपना शिकार करके जंगलों में कंदमूल है, पेड़ पौधे हैं, उनको अपना खाद्य पदार्थ बनाते थे, यानी कि उनको भोजन के रूप में लेते थे। उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, पर उसमें ये था कि वो जो लोग रहा करते थे वो क्या करते थे कि एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते, वो क्या करते थे इधर उधर घूमते रहते थे। उसके मैंने आपको 4 कारण भी बताए थे और प्रश्न भी मैंने एक दिया था उसका कि भाई उनके इधर से उधर घूमने के क्या क्या कारण थे। एक बार पुनः अपन उसका दोहरान कर लेते हैं। पहला कारण जो था वो ये था कि जिस स्थान से वो पहले से रह रहे होते वहाँ पे क्या होता है कि वो धीरे धीरे वहाँ के जो खाद्य सामग्री जो होती थी, यानी कि जिसको कि वो इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती थी। और जो वहाँ पे शिकार के लिए जो जानवर भी हुआ करते थे, जंगली जानवर है जैसे कि मवेशी वगैरह होते थे, तो वो क्या है उनका भी सफाया हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाते, कम होते जाते।
इसके बाद ही पानी का संभव होता है, पानी का आना संभव होता है। तो लोग क्या करते थे कि जहाँ पर जिसके पानी भरा रहता था उनको वर्ष भर खाना मिलता था वो तो वहीं रहते, और जिनके ये समस्या आती है कि पानी नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्या करते उस जगह को छोड़ करके अन्य जगह पर चले जाते थे जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको पानी मिल जाया करता था। ये इसका आंसर था। अब अपन इसी के आगे बढ़ते हुए कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, जैसे कि अपने पिछले पाठ में अपन ने पढ़ा था पुरातत्वविदों के बारे में। पुरातत्वविद का मतलब होता है कि जैसे कि पुराने बर्तन है, हथियार है, औजार है ना, ये हमको क्या है पुरातत्व अवशेष में मिले हैं, खुदाई करने के पश्चात हमको मिले हैं। तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई उस समय व्यक्ति पत्थरों का अधिक उपयोग होता था। तो उस समय अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय औजार भी बना हुआ करते थे, लोग अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए भी उन औजारों का और हथियारों का प्रयोग किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजारों इन सभी का निर्माण किया था, और आज भी देखने को इस प्रकार के खुदाई जब की गई थी उस समय इस प्रकार के औजार हमको देखने को मिले थे। इनमें से कुछ औजार ऐसे भी थे उस समय के लोग जैसे कि उनको फल काटने के काम में लेते थे, उनको मांस काटने के काम में लेते थे, और ऐसे भी थे जिनको कि पेड़ों की छाल को है और जानवरों की खाल को है उनको सीलने के काम में भी वो लिया करते थे, उनको चीरने के काम में। इस प्रकार से पत्थर के औजार मिले थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के औजार भी मिले थे, जैसे हड्डियों के औजार भी मिले थे, साथ साथ में लकड़ियों के कटी हुई लकड़ियों के औजार भी उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए थे। इनके साथ साथ हम लोग लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी काम में लेते थे। जैसे कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने क्या करा कि जैसे कि खाना पकाना सीख लिया था, और मांस को भी भून करके खाने लगे है ना, तो कच्चा खाना होता है उसको भी पका करके खाने लग गए थे। इधर देखिए जैसे कि ये चित्र नंबर 1 दिया हुआ है, बाईं ओर है, इसमें देखो इंसान की खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। ये इसके बने हुए थे, पत्थरों के औजार थे। दूसरे वाले में देखिए इसको जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सीलने के लिए इसका उपयोग करते थे। उस समय में वो ये दोनों चित्र दिए हुए देख लेना, और ये इसमें लिखा हुआ है, ये अपने नोट्स में आप उतार लेना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखो उनके रहने की जगह भी निर्धारित की। अपन ने अनुमान लगाया था, पिछले पाठ में अपन ने पढ़ा था कि भाई नदियों के किनारे वो लोग रहा करते थे। अभी भी अपन मानचित्र के अंदर अपन देखेंगे तो अपने को कोई चीज मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग पहले रहा करते थे उनका रहने का जो स्थल था वो कहाँ है, नदियों के किनारों पर ही है। इसमें अपन देखते हैं मानचित्र के अनुसार अपन देखते देखो इसको भी कम से कम 5 संकेत इसमें दिए हुए हैं। पुरापाषाणिक पूरा स्तर, नवपाषाणिक पूरा स्तर, महापाषाणिक, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, ये पांचों इस नक्शे के अंदर दर्शाए गए हैं। अब देखते हैं अपन लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्तर है जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह रहा करते थे। अब ये देखिए ये भीमबेटका, ये है भीमबेटका, ये लाल त्रिकोण वाला है, आप अपने नक्शे के अंदर देख लेना, ठीक है। फिर नीचे वाला और ये उसी वाला है, ये क्या है कि यहाँ पर ये भीमबेटका जो है ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी कि मध्य में है, अपने इंडिया के मध्य में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये भाग आता है अभी। इसी प्रकार से देखिए नवपाषाणिक के लिए जैसे कि ये एरो दिया हुआ है, ये जैसे वर्ग वाला एरो बैंगनी कलर के वाला है, इसके अंदर से कि नवपाषाणिक पूरा स्थल में पूरा। फिर आता है जैसे ये तीर वाला जो निशान है, इन जगहों पर क्या है, ये इनाम गांव, यहाँ पर उस समय गांव बसने लग गए थे। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे,
आगे